आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वीडियो का एग्जाम जो है 26 और 27 जून को लगा हुआ है। उसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो है हिंदी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो देखिए, इसमें जो है आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन फुल डिटेल में होगा पूरा एकदम। कहने का मतलब एकदम आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें एक प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनेंगी एग्जाम में, वो आपको यहाँ पे काफी हेल्पफुल होंगी, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि जान रहे हैं कि लेटर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बराबर। तो यहाँ पे दिया है कि व्यक्तिगत जो है पत्र जो है किनके मध्य लिखा जाता है। देखिए, पत्र की बात करें अगर हम संक्षिप्त रूप में, तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इनको क्लासिफाई करें, एक होता है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब जहां फॉर्मेलिटी हो, अनौपचारिक का मतलब जहां फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं हो। आप अमूमन देखते होंगे कि जो औपचारिक पत्र होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है शासकीय पत्र आते हैं, स्कूल कॉलेज, ठीक है, अधिकारी वगैरह जो लिखते हैं, ठीक है। एक जो है आपका शासन दूसरे शासन को लिखता है, शासन के अधिकारी एक दूसरे को लिखते हैं, अपने अधीनस्थ को लिखते हैं, है कि नहीं। जितने भी सरकारी काम काज ये सब चीजें हैं, व्यवसाय है, ये सब किस में आते हैं? औपचारिक में आते हैं। अनौपचारिक में क्या है? जैसे आपके सगे संबंधी मित्र, है कि नहीं, ये सब चीजें अनौपचारिक के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि व्यक्तिगत पत्र, तो सीधे सीधे सगे संबंधियों के बीच जो है क्या हुआ है, लिखा रहता है। देखिए, पिछले भी एग्जाम में आपसे पूछा था कि जो है अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, अर्ध सरकारी पत्र में होता क्या है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को क्या करता है, लेटर लिखता है और वो व्यक्तिगत नाम से लिखता है, तो उसे अर्ध सरकारी कहते हैं। परिपत्र भी पिछली बार पूछा गया था, परिपत्र क्या है? तो जब कोई पत्र जो है, जब किसी कार्यालय द्वारा जो है अधीनस्थ अपने नीचे सारी जगह पे, सारे कार्यालय में सर्कुलेट करना होता है, फैलाना होता है, तो उसे कई कॉपी में, तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा काल विभाजन से है, हिंदी साहित्य के। इससे पूछा है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल किसने सुझाया था या किसने नाम लिया है। तो कहने का मतलब आप देखेंगे, आदिकाल को जो वीरगाथा काल है, ये कहीं ना कहीं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही जो है कहा है। अगर आप हिंदी साहित्य की चर्चा करेंगे तो हिंदी साहित्य को देखेंगे कि मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा? तो कहेंगे कि सर जो है इसमें आदिकाल है, जिसको भक्तिकाल, सॉरी, वीरगाथा काल कहते हैं। भक्तिकाल को हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, और आधुनिक को क्या कहते हैं? गद्यकाल कहते हैं। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है। तो एक ही पीपीटी में चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार के जो है प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इससे क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे हम अपने जो है पीपीटी पे चलते हैं। देखिए, इसमें इसमें देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में आपका क्या होगा, मिल जाएगा। स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे कि आदिकाल क्या लिखा है? आदिकाल। आदिकाल के अन्य नाम के रूप में देखिए लिखा है कि आदिकाल को हम चारण काल के नाम से जानते हैं, और ये किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आदिकाल के अनेकों नाम हैं और ये अनेक अनेक विद्वान अपने हिसाब से दिए हैं। जैसे बीजवपन काल किसने कहा है आदिकाल को? तो कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी कहे हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। आरंभिक काल की बात की जाए तो मिश्र बंधु कहे हैं। चारण काल की बात करें तो रामकुमार वर्मा या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो ये आदिकाल जो पहला विभाजन था, ठीक है, जो पहला नंबर आता है काल विभाजन में आदिकाल का, उसको कई लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब देखिए, इसमें से और क्वेश्चन आपको घुमा फिरेगा बनेगा कि इनको काल विभाजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 4 भाग हैं। आदिकाल जो मैंने अभी ऊपर बताया, भक्तिकाल जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीतिकाल जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं, आधुनिक काल या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? गद्यकाल कहते हैं। आधुनिक का भी देखेंगे तो कई डिवाइड जो है किया गया है भाग में। बीडीसीपीपीएन, बीडीसीपीपीएन, कहेंगे सर ये बीडीसीपीपीएन क्या है? तो ये देखिए ट्रिक है। बी से होता है भारतेंदु युग, ठीक है, जो 1850 से लगभग चलता है। डी से द्विवेदी युग, सी से छायावाद है, फिर पी से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और फिर नई कविता। नई कविता नाम हालांकि आगे जी ने दिया था शायद 1951 वगैरह में। तो ये हो जाएगा इसके आगे का चीज। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। देखिए, मैंने पूरा पीपीटी बना के लाया हूं। अगर एक जगह बहुवचन आया तो हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बहुवचन है सब आपको बताएंगे। देखिए, होंठ है, पानी है, सोना है और सूरज है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप से अगर बहुवचन की बात किया है तो होंठ हमारा क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें? बहुवचन में। और जबकि पानी ये एक वचन है, इसमें है एक वचन में। सूरज भी क्या है? आपका एक वचन में है। ये भी क्या है? सोना भी एक वचन में है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? होंठ हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन आपसे पूछा है। अब देखिए, इसमें जितने भी बहुवचन बने हैं और जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैंने जो है इसमें क्या किया है? पीपीटी में शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने पढ़ाया था वचन जो है ऑलरेडी क्लास में, बताया था कि जितने भी देश के नाम हैं, ग्रहों के नाम है, महाद्वीपों के नाम है, सागरों के नाम है, माहों के नाम है, तारों के नाम है। अब देखिए, इसमें आपका जो है देखेंगे वार है, जितने भी रविवार सोमवार मंगलवार,
फिर है माल, जनता, सामान, सोना, सामग्री और पानी। ये सब सारे किसमें प्रयोग होते हैं? हमेशा एक वचन में। और बहुवचन में तो बहुवचन खास करके बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, जैसे आंसू हो गया, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, और क्या पूछा जाता है अधिकतर? नेत्र है और एक बाल। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी उसमें होश है, देखिए, ओट है, लोग है, शब्द है, दाम है, आदर सूचक शब्द जितने भी है, जैसे पिताजी आए हैं, तो पिताजी तो है एक ही, लेकिन उनके आदर में बोला जा रहा है कि पिताजी आए हैं, तो हम उसका प्रयोग किसमें होगा? बहुवचन में होगा। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा चीज जो है क्लियर कर दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है? अब देखिए, कंठ तालव्य दो शब्द से मिलकर बना है, कंठ और ताल। तो कंठ और तालु से मिलके, तो ऐसा शब्द जो कंठ और तालु के योग से मिलके बोला जाए, जोड़ के बोला जाए, संयुक्त रूप से बोला जाए, उसे कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक है, तो क्या वह वड़ी है, अ है, आ है, या फिर ए है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जो ई है, अगर इसके साथ हम छोटी ई शामिल कर दें तो ये किससे बोला जाता है? तालु से, तो इसे हम तालव्य बोलते हैं। ठीक, अ के साथ अगर हम ओ के भी शामिल कर लें तो ये बोला जाता है कंठ और ओष्ठ से, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ए के साथ अगर बड़ा ए भी शामिल कर लें तो ये किससे बोला जाएगा? ये आपका कंठ और तालु से बोला जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ के साथ अगर अ को भी शामिल कर लें तो ये कंठ से बोला जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैंने क्या किया है? शामिल कर लिया है, ताकि आपका एक ही जगह का पूरा समाधान हो सके। तो अगर आपको ये पसंद आए तरीका तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। चलिए देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी आराम से ले लीजिए। इससे चीजें आपके दिमाग में स्थायी रहेंगी। 1/2 निगेटिव, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे दिया है छोटा अ और आ। अगर ये जहाँ पे आ जाए अ, आ और क वर्ग और विसर्ग, तो ये किससे बोला जाएगा? कंठ से। ठीक है, फिर है छोटी बड़ी च वर्ग, ये किससे? और य और बड़का श, ये तालु से बोला जाएगा। ठीक है, तालव्य। देखिए, कंठ से बोला जाता तो क्या हो जाएगा? कंठ, स्थान क्या होगा? कंठ। तालु से बोला जाएगा, तालव्य हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धा से बोला जा रहा है, तो कौन सा? री, ट वर्ग, र और श। ठीक है, री है, त वर्ग है, स है और ल है, ये किससे बोले जाएंगे? दंत से बोले जाएंगे, अर्थात दांत से। ठीक है, दांत हो गया। फिर है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग, ये किससे बोला जाएगा? होठ से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ओष्ठ। अब देखिए, आपको वर्ग तो पता है ना कि 5 जो है वर्ग है, क से लेके जैसे अंग तक है तो उसको क वर्ग बोलते हैं। फिर च छ ज है तो च वर्ग से शुरू हो रहा है, च से, तो च वर्ग बोलते हैं। ये 25 स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए, अंक की मात्रा लगी है, तो अंक ये नाक से बोला जाता है, इसे नासिका बोलते हैं। ए और बड़ा ए, ये कंठ और तालु मिलकर बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं कंठ तालव्य। ठीक है, ओ अ, ये कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना था, कंठोष्ठ। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। वह जो है आपका, ये दांत और ओठ को मिलाकर बोला जाता है, दंतोष्ठ हो जाएगा। और जो है वो किससे बोला जाता है? स्वरयंत्र से बोला जाता है, जिसे हम अलिजिह्वा कहते हैं। अब देखिए, तो ये पूरा वर्णमाला में आपका क्या था? पूरा आपको जानकारी दिया गया था। अब कुछ चीजें और इसमें जान लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप जानते रहिए कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर, मैं इसी में लिख दे रहा हूं। तो पहले तो 4 थे, य र ल व, लेकिन अब 2 ही ट्रेंड में है, अब 2 ही मान्यता प्राप्त है, य और व। य और य व क्या है? अर्ध स्वर है। स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए, स्पर्शी कितने हैं? तो कहेंगे कि 25 है। और क्या? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, युक्ता, ये कितने हैं? तो कहेंगे सर 4 है। कौन कौन सा है? ए है, ए है, ओ है, और क्या है? अ है। ठीक, ए की बात की जाए, ये किससे मिलके बना है? तो कहेंगे सर अ और ई से मिलके बना है। अगर हम ए की बात करें तो अ और छोटा ए से मिलके बना है। ओ की बात करें तो अ और ऊ से मिलके बना है। अ जो है, अ और ओ से मिलके बना है। ठीक, ये चीज जानते रहिए। उच्छिष्ट व्यंजन की बात की जाए, अगर हम पूछे आपसे उच्छिष्ट बताइए, तब क्या कहेंगे? उच्छेद, द्विगुण, एक या फेंका हुआ, जिसको बोलने में लगता है कि जीभ बाहर निकल जाएगी, 2 ही है, अढ़ और ढ। ठीक है, और क्या है? ऊष्म व्यंजन जानते रहिए, जिसको मुंह से बोलने पे ऊष्मा रगड़ के साथ बाहर निकलती है, वायु। तीनों स और ह है, श, श, त और ह। और अंतस्थ मैंने आपको बताया य र ल व होता है। ठीक, संयुक्ताक्षर मैंने आपको बता दिया, ये आपके क्या है? संयुक्त स्वर है, ये अक्षर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये स्वर है। ठीक, संयुक्ताक्षर की बात करें, संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? आपके छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ का देखिए योग भी पूछता है कभी कभी, तो क और श के योग से इसको भी आधा कर सकते हैं, तो इसमें अ जोड़ करके। ठीक है, स्वर को बाहर कर दीजिए। त्र, त और र से है। ज्ञ की बात की जाए तो ज और इ से है। स्र की बात की जाए तो बड़ा स जो है हलंत लगा के और र से है। ठीक, तो इतनी जानकारी। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, यही लगे हाथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछता है कि हिंदी जो है शब्दकोश देखने का तरीका। देखिए सबसे पहले अगर नंबर की बात की जाए तो पहले अंग आता है। क्या आता है? अंग। अंग के बाद क्या आता है? अ पे चंद्रबिंदी। फिर क्या आता है? अह आता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर वहां से चालू हो जाएगा अ आ ई उ। फिर उसके बाद री आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? री। फिर उसके बाद ए है। फिर ओ औ लास्ट में रहेगा, स्वर खत्म हो जाएगा ओ के बाद। फिर क्या शुरू होगा? फिर क शुरू होगा। क के बाद ही देखिए छ का नंबर आता है। कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर क ख ग घ अंग, फिर ये अंग तक हो जाएगा। फिर च छ ज। फिर ज के बाद देखिए सीधे झ आ जाता है। ठीक है, ये ज के बाद झ नहीं आएगा। यहाँ पे ज के बाद क्या आ जाएगा? ज्ञ आ जाएगा। ठीक है, फिर त के बाद क्या आएगा? तो मैं बता रहा हूं, उसके पहले जो आएगा वो आएगा ही। और उसके बाद श के बाद क्या आएगा? स्र का नंबर। ये हिंदी वर्णमाला में जो है आप देखेंगे इसमें, तो शब्दकोश को देखने का तरीका है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब बताइए वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा शब्द क्या है? शुद्ध है। क्या वह समीक्षा है? क्या वह ये सामीक्षा है या समीक्षा है या फिर समक्षा है? तो आपको बताना है। तो सीधे सीधे हमारा राइट आंसर जो सी है, समीक्षा वाला, यही क्या है? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर शुद्ध शब्द की बात आई है वर्तनी की दृष्टि से, तो आपके पास जो है कई सारे ऑप्शन जो है हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं जहां से आप पढ़ सके। तो मैं एक ही जगह पे पूरा जितना भी एग्जाम में आपके पूछा गया है क्वेश्चन, उसको मैं देखिए एक ही जगह क्या किया हूं, एकत्रित कर दिया हूं। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये बाई हैंड लिखा हुआ है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए दिया है वैदेही। देखिए वैदेही कैसे लिखा जाता है? एक ही जगह आपको देखिए सब कुछ मिलेगा। वैदेही देखिए इस प्रकार लिखा जाता है। अनन्नास देखिए एग्जाम में पूछा गया है, पुर्तगाली भाषा का यह शब्द है। सामुद्रिक देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है। पूजनीय देखिए न पे बड़ी की मात्रा रहेगी। स्थायी तो यह पे छोटी की मात्रा रहेगी। संन्यास में ऐसे लिखा जाएगा। मिष्टान, मिष्ठान नहीं, ठ नहीं होता, ट होता है। फिर न में आधा न। यथेष्ट ऐसे लिखा जाता है। निरपराध, भास्कर, वाल्मीकि देखिए ऐसे लिखा जाता है। म में आधा ल रहेगा, बड़ी की मात्रा, और क पे छोटी की मात्रा। पुष्पांजलि है, मंत्रिपरिषद है, आध्यात्मिक देखिए इसमें से फंसना तो तय है, क्योंकि आप देखेंगे दो दो क्वेश्चन आपका पूछा है डायरेक्ट। कृषांगी है, क्रोधाग्नि है, अतिवृष्टि है, ज्योत्सना है। फिर देखिए अहिरात्र है, द्वारका ऐसे लिखा जाता है। आर्द्र, फिर प्रवज्या, संशय, दृश्य, औद्योगिक, 36 अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं। अब देखिए यहाँ पे हस्तक्षेप है। अहैतुकी देखिए पूछा एग्जाम में। ऊपर ही लिखित है। प्रागैतिहासिक देखिए ऐसे लिखा जाता है, छोटी बड़ी मात्रा का ध्यान रखेंगे। अधीन है, निरपराधनी है, अधोगति है, विधिवत है, कोमलांगी है, आभ्यंतरिक है, फिर विधिवत है, रचयिता है, उज्ज्वल है, अलौकिक है, अधिशासी है, जिजीवसा है, निर्लिप्त है, इच्छाद्रम है, फिर द्विरुक्ति है, विस्मृति है, जग, ये देखिए जग प्राण पूछा है, आधा तो प्र में लगा है, सदृश है, उत्कृष्ट है, प्रदर्शनी है, अनुसंगिक है, अतोत्साहित है, द्वंद्व है, आशीर्वाद देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सन्यासी पूछा गया है, मानवीकरण पूछा गया है, उपर्युक्त देखिए कवयित्री तो कई बार रिपीट है, यह पे छोटी की मात्रा, त्र पे बड़ी, और तादात्म्य। तो ये थे आपके जो है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। अभी मैंने आपको बताया कि 6 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए दिया है शुश्रूषा, सुश्रूषा, श्रुशुषा। देखिए यहाँ पे छोटी और ये बड़ी की मात्रा न रखे, छोटा बड़ाऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो शुद्ध शुद्ध आपका हो जाएगा 100 पे छोटा की मात्रा सुश्रूषा। ठीक है, आगे देखिए मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा है, तो सबको पता है, ये काफी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी बनता है बार बार। ये दीर्घ संधि का जो है उदाहरण है, तो हो जाएगा मातृ धन ऋणाम। क्या हो जाएगा? मातृधन ऋणाम। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है प्रतिधन आघात का एक रूप क्या होगा? संधि रूप। अगर इसको जोड़ दिया जाए प्रतिधन आघात तो सीधे सीधे हो जाएगा प्रत्याघात। और ये किसका उदाहरण है? आधा त लगा है तो सीधे हो जाएगा यण संधि का। ठीक है, इको यणची इसका सूत्र होता है। आगे चलिए देखिए दिया है धीरे धीरे में कौन सा समास है। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे, तेज तेज, दिनों दिन, रातों रात, तो ये सीधे सीधे किसका हो जाएगा? अव्ययी भाव का हो जाएगा। लेकिन यही होगा धीरे या फिर तेज। ठीक है, दिन और रात, सुख दुख जब अलग रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? तब वहां पे द्वंद्व होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि धीरे धीरे है, तेज तेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिन सामासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करे वो वहां और विशेषण होता है वह शब्द कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, जो शब्द जो है
क्या करते हैं, संख्या को डिनोट करते हैं, संख्या को दर्शाते हैं, वो द्विगु समास से ही होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि में कोई तीसरे का अर्थ निकलता है, और अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन जो है, ठीक है। और पहला कभी कहीं ना कहीं जो है क्या होता है, आपका उपसर्ग भी होता है। जैसे अगर हम आपको बताएं द्वंद्व समास का उदाहरण, तो द्वंद्व में जैसे नदी नाले हो गए, पाप पुण्य हो गया, सुख दुख हो गया, आगे पीछे हो गया। बहुब्रीहि में लंबोदर हो गया, उसके बाद आपका जो है दशानन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, पंकज हो गया, चक्रपाणी हो गया, ये सब चीजें आ जाएंगी उसमें, ठीक है। अव्ययी भाव की बात करें तो अव्ययी भाव में मैंने आपको भी बताया, प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया, हाथों हाथ हो गया, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। कर्मधारय में देखेंगे तो इसमें विशेष और विशेषण का जिक्र होता है, चरण कमल, चंद्रमुख, महादेव, अधमरा, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, इसमें दिया अन उपसर्ग से बना जो है, आपको बताना है शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो अनु से क्या बना है, देखिए विवाद, अधिकारी, अविकारी या अनुवाद, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा 11 का राइट आंसर होगा वो अनुवाद के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनु जो है उपसर्ग क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी जो है क्या है तीनों में लगा है लेकिन एक में नहीं लगा है। तो देखिए अगर हम बात करें अ उपसर्ग की तो सीधे सीधे जो है अनुज में क्या है, नहीं लगा है, क्योंकि अनुज में आप देखेंगे तो सीधे सीधे अनुजन है उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे अ लगा है, यहाँ पे अ लगा है और यहाँ पे लगा, लेकिन यहाँ पे अनु लगा है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लुटेरा में पूछा है कि कौन सा जो है प्रत्यय है, तो देखिए लुटेरा, तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, एरा। देखिए यहाँ पे लूट होता है, यहाँ पे एरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो गया, बताइए आंसू का क्या होगा। तो कहेंगे सर आंसू का देखें तो अश्रु होगा, क्योंकि तत्सम पूछा है। अश्रु का तद्भव क्या होता है, आंसू होते हैं, चंद्रबिंदी जहां भी लगता है 99% क्या होता है, वो तद्भव होता है, ठीक है। अगर अक्षी का पूछे तो अक्षी का तद्भव क्या होगा, आंख होगा। अब देखिए ये अश्रु है, ठीक है, ये क्या है, इसमें जो है आपका गलत क्या है बताइए, जो बड़ी है ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बड़ी जो है बड़ा ऊ लगा है, तो ये क्या हो जाए गलत। देखिए यहाँ पे छोटा ऊ था, यहाँ पे बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ तो लगेगा नहीं, हमेशा याद रखिएगा छोटा ऊ। तो वर्तनी की दृष्टि से भी आपको बराबर ध्यान रखना है इसमें। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है। तो देखिए वोट जो है ये आपका क्या है, तद्भव है, ठीक। क्योंकि अगर हम ओठ का तत्सम देखेंगे तो हो जाएगा ओष्ठ, क्या हो जाएगा, ओष्ठ। इसको ध्यान दीजिए, ठीक। आगे देखिए दिया है जामुन शब्द का तत्सम रूप है। अब देखिए जामुन के तत्सम रूप को क्या बोलते हैं, जंबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंबू बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर बताइएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, क्या वो पंख है, लज्जा है, शिला है या फिर पृष्ठ, बताइए। तो इसका भी क्या हो जाएगा, तद्भव जो है इसमें क्या है, पंख है, क्योंकि अगर इसके तत्सम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पक्ष, ठीक। अब देखिए लज्जा की बात करें तो लज्जा का क्या हो जाएगा, लाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाज। पृष्ठ का सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पीठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीठ, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, दिया है घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जब संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, गुणवाचक, ठीक है। तो तमाम प्रकार के संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम का जो है बोध कराता है। तो घर, पहाड़ और नदी से आपको किसका जिक्र होता है, तो देखिए घर, पहाड़ और जाति ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। घर अगर बोलेगा तो कई प्रकार के घर जो है, अनेकों प्रकार के रहने के जो स्थान है वो घर की श्रेणी में आ जाएंगे। पहाड़ जितने भी होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, पहाड़ के अंतर्गत। तो ये एक जाति है, ठीक है, जिसमें कई चीजें शामिल होती हैं। अगर हम बात करें जो है द्रव्यवाचक, द्रव्य माने लिक्विड चीजें जो होती हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है, खीर हो गया, ये सब चीजें। भाववाचक संज्ञा में जैसे दया हो गया, क्रोध हो गया, है कि नहीं, ये सब चीजें उसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए सीधे सीधे आपको पता होगा कि द्रव्य है तो लिक्विड है, तो दूध है यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, इसमें से कौन सा विशेषण जो है संज्ञा से क्या है, नहीं बना है। तो देखिए अगर श्रीमान की बात करें तो ये श्री और मान से मिलकर बना है, ठीक, जिसमें श्री क्या है, संज्ञा है, और मान क्या है, प्रत्यय है। दानी में देखेंगे तो दान, धन ई हो जाएगा, बड़ी लगी है, इसमें दान क्या है, संज्ञा है, और ई क्या है, प्रत्यय है। चमकीला में चमक, धन ईला, ईला क्या है, प्रत्यय है, चमक क्या है, संज्ञा है। तो यहां पे देखेंगे तो कौन सा नहीं बना है, तो सुंदर जो है क्या है, नहीं बना है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, दिया निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया पढ़ेंगे तो दो प्रकार का पढ़ेंगे, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है, अकर्मक में बहुत ही सिंपल है। जब कोई काम करने वाला, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, अगर उसके काम करने का असर उस कर्ता पे स्वयं हो, जैसे आप अपने हाथ से अपने गाल पे थप्पड़ मारिए तो किसको असर हुआ, तो कहेंगे सर मेरे गाल पे लगा तो मुझे ही असर हुआ। तो ये हो गया भैया आपका अकर्मक। लेकिन वही थप्पड़ दूसरे को मारेंगे तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। ठीक, तो जिसमें कर्म हो अर्थात दूसरे को थप्पड़ मारे तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक। और अपने ऊपर, जैसे राम सो रहा है तो सोने का प्रभाव उसी पड़ रहा है, तो मैं चला तो चलने का प्रभाव किस पे पड़ा है, उसी व्यक्ति पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अकर्मक हो जाएगा। वह नहाता है तो नहाने का असर उसी पे हो रहा है, तो ये भी क्या है, अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है, सीधे उसके ऊपर है फल का प्रभाव। लड़की सिल रही है और बचा है लड़का सो रहा है, तो सोने का भी प्रभाव उसी पे पड़ेगा, तो ये भी अकर्मक हो जाएगा। लेकिन लड़की सिल रही है, यही क्या होगा, सकर्मक हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो कि भर लिखा है, ये जो है क्या है, संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक है, या फिर समुच्चय बोधक है। तो सीधे सीधे जानते रहिए कि ये जो भर है, तक है, पर्यंत है, ये सब संबंध सूचक क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची देखिए आपसे शब्द पूछा है, तो ये कमल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल का। कमल के अगर अन्य हम जो है पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो जैसे जलज है, पंकज है, नीरज है, सरोज है, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया, किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये सीधे सीधे कुमुदनी के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। अपसरण का विलोम देखिए पूछा है, तो अपसरण का मार देंगे सीधे अभिसरण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए तिमिर, तिमिर का क्या हो जाएगा, तिमिर ने अंधेरा होता है, तो इसका सीधे क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। आलोक या प्रकाश कह सकते हैं, आलोक या प्रकाश। रंगीन का क्या हो जाएगा, रंगहीन। ठीक, यहां पे देखिए दिया है रंगहीन और रंगीन, ये दूसरे आपस में क्या है, विपरार्थक है। नीति का विलोम पूछा है, तो नीति का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, तो नीति का विलोम हो जाएगा अनीति। क्या हो जाएगा, अनीति। नीति का विलोम अनीति। ठीक, कुनीति का अगर आपसे पूछे कि कुनीति का अच्छा बता दीजिए सर, तो सुनीति हो जाएगा। अगर हम सुनीति का पूछे तो सीधे सीधे बताया आपको हमने कि कुनीति हो जाएगा। रणनीति है यहाँ पे और अनीति। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तैरती रहती है इसलिए नाव को कहते हैं, रिक्त स्थान में आपको भरना है, क्या कहते हैं, तरड़ी, तरड़ी, तरुड़ी या फिर तरुड़ी। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, आपका तरड़ी। क्या होगा, तरड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं, नाव कहते हैं। क्या कहते हैं, नाव। अगर इस तरुड़ी का अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है युवती। क्या होता है, युवती, जानते रहिए। और अगर इस तरड़ी का पूछे, तरणी, तरुजा, तमारी, ये सब होंगे, आप सुने होंगे जो है उसमें अलंकार में, तो यहाँ पे तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य। ठीक, इसका कोई अर्थ नहीं होता नीचे वाले का। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है किसका, संगठन का, आरक्षण का, आयोजन का, या फिर प्रयोजन का। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और जो कमेंट हो आप सुझाव में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आयोजन। क्या हो जाएगा, आयोजन। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो भाई जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकेगा उसके लिए क्या है, अप्रमेय। ठीक, और जिसे माप कर घेरा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अपरिमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमित। तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तैरने की जो इच्छा रखेगा उसे तितिरसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तितिरसा। नेक्स्ट, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसका मतलब क्या होता है बताइए, अंधकार दूर करना, स्वागत के लिए राह देखना, किसी बात पर ध्यान न दे, भ्रम को दूर करना। तो सीधे सीधे हो जाएगा भ्रम को दूर करना। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नाक का बाल होना। देखिए नाक का बाल का मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना, है कि नहीं। तो यहां पे हो जाएगा क्या, सीधे सीधे अकारण प्रिय होना। एक पंथ दो काम, तो एक साथ दो काम करना, तो सीधे सीधे हो जाएगा एक काम से 4 लाभ होना, या फिर एक ही काम से 2 लाभ। तो एक पंथ 2 काम दिया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, न कि सी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। वाक्य आप 3 प्रकार से देखते हैं रचना के आधार पे, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगर अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार का होता है, लेकिन रचना की दृष्टि से कितना हो जाएगा, आपका 3 प्रकार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। अब देखिए सरल वाक्य ये तीनों हैं, लेकिन ये आपका क्या है बताइए, तो ये सीधे आपका संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि की परंतु ये सबसे क्या होता है, वाक्य जुड़ा रहता है, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपके सरल वाक्य हैं। आगे दिया है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं।
देखिए वही चीज दोबारा पूछ लिया है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, अव्यय का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बीच में शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुमको मुझे पढ़ाना है। अब इसमें शुद्ध अंश आपको बता, तुमको, भाई तुमको तो गलत शब्द है, यहां पे होता कि आपको, हमको, आपको मुझे पढ़ाना है, तो यहां पे तुमको की जगह पे क्या आप करते, अगर यहां पे रहता आपको मुझे पढ़ाना है, तब क्या हो जाता, राइट हो जाता। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। देखिए कर्म के अनुसार जब परिवर्तन होगा तो उसे सीधे कर्मवाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। जैसे अगर कोई उदाहरण आपको बताएं तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि पुस्तक पढ़ी जाती है, जैसे अगर ये हो कि राम पुस्तक लिखता है, ये तो कर्तृवाच्य में हो गया, लेकिन पुस्तक राम के द्वारा लिखा जाता है, मतलब पुस्तक पहले राम बाद में, तो वहां पे हो जाएगा कर्म। और भाव में क्या हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, ये सब भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, देखिए कपड़े में बताना है कि कारक कौन सा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे कर्म कारक हो जाएगा। प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से संबंध, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, षष्टमी काके की, नाने नी डारे री, सप्तमी में पर, ये सब क्या है, उसका कारक चिन्ह होता है। तो चूंकि कपड़ा का संबंध किससे है, कर्म से है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखिए पेड़ से पत्ते गिर गए तो ये क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, क्योंकि जहां अलगाव का भाव हो। जैसे आप भिखारी को अगर पैसे दे रहे तो वहां पे भी क्या होगा, अपादान होगा, क्योंकि आप भिखारी से पैसा वापस तो लेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी को उधार दे रहे हैं पैसा, वापस लेंगे तो वहां पे संप्रदान होगा। ठीक है। आगे देखिए, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तेजस्वी, हंसिनी, परोपकारिणी और तपस्विनी, सीधे सीधे दिख रहा है कि यहां पे आपका क्या हो जाएगा, तेजस्वी क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाए। भाई कौवा है और उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके आगे मादा शब्द लगाया जाता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कौवा के पहले मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। और किस किस किसके साथ प्रयोग होता है, बहुत चीजों के साथ होता है, जैसे मादा तोता के साथ भी, मादा भेड़िया लिख सकते हैं। अरे भाई मादा किसके किसके साथ लग सकता है, तोता के साथ लग सकता है, भेड़िया के साथ लग सकता है, मक्खी के साथ लगता है, मादा मक्खी, चीता के साथ, खरगोश के साथ, है कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है आप किसके साथ लगता है, आपके स्त्रीलिंग में बदलते समय। ठीक है। आगे क्या है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब वो समीप बैठना, अभी जस्ट अभी अभी क्या हो, काम खत्म हुआ हो, तो क्या है, देखिए तू आता तो मैं जाता, क्या ये है, मोहन आया सीता गई, या फिर वह आया था, या मैंने आम खाया है, तो बताइए क्या होगा इसमें। तो लग रहा है कि मैंने आम खाया है, इसका मतलब अभी अभी काम क्या हुआ है, समाप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल का जो है वाक्य। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो अंशतः जो है किया है, तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक जो है क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक। देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध आपका पूछा है, क्या होगा चारों में से, आनुषंगिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है, या फिर दायित्व। तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर अशुद्ध की बात की जाए तो यही आपका क्या है, ऐतिहासिक, ये गलत शब्द है। जबकि अगर शुद्ध की बात की जाए तो मैंने भी देखिए शुद्ध वाले में बताया भी था आपको, ये हो जाएगा ऐतिहासिक। ठीक है। बाकी तीनों क्या हैं, सही हैं। आगे देखिए क्या है, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास किससे हुआ है, आधुनिक जो भाषाएं उनका विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ है, अवधि से, खड़ी बोली, या ब्रज भाषा से। तो देखिए इसमें देखेंगे तो हमारा सीधे सीधे क्या आंसर आ जाएगा, अपभ्रंश आएगा। देखिए अगर भाषाओं के विकास का क्रम अगर हम देखें तो इसको हम लिख देते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए पहले संस्कृत थी, फिर संस्कृत के बाद क्या आया, पाली, पाली के बाद प्राकृतिक या प्राकृत, फिर आया अपभ्रंश, उसमें भी कई पार्ट में डिवाइड है, फिर है अवहट्ट, फिर अवहट्ट के बाद प्राचीन आपका हिंदी। ठीक है। तो ये अपभ्रंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश पैसाची से है, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो है आपका किससे हो जाएगा, पंजाबी से हो जाएगा। अगर राजस्थानी की बात की जाए और गुजराती की बात की जाए तो ये दोनों ही सौरसेनी अपभ्रंश से हैं। किससे हैं, सौर सेनी अपभ्रंश से। बंगाली की बात की जाए तो बंगाली किससे है, तो ये मागधी से है, किससे है, मागधी से है। अगला क्वेश्चन है एफिडेविट का हिंदी अनुवाद। एफिडेविट का हालांकि क्या बोलते हैं, शपथ पत्र बोलते हैं सीधे सीधे। और अगर प्रस्ताव की बात की जाए तो प्रस्ताव को रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर हम विवरण की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, कि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, विवरण होता है। और समायोजन का मतलब एडजस्ट करते हैं, जो एडजस्टमेंट। ठीक है।
49 नंबर क्वेश्चन है एज मेंशनड, जो है मेंशनड देयर इन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, इन होगा का हिंदी में अनुवाद होगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, तो ये हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, राइट है। इसमें दो देखिए अनुवाद से भी क्वेश्चन आता है, शुद्ध शब्द चुनना है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि है, इसमें से कौन सा, देखने में लगेगा ये सब सही है, जबकि ऑप्शन बी ही हमारा क्या है, केवल राइट है। तो पे छोटी की मात्रा, नौ पे भी और ध पे भी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टाइप के साथ, नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।